अपनी करनी कहानी मुंशी प्रेमचंद। आह अभाग में मेरे कर्मों के फल ने आज यह दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है, और यह सब मैंने अपने हाथों से किया। शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूंगी, किस्मत तो खरी खोटी क्यों सुनाऊं, होनी क्यों क्यों रोकूं। जो कुछ किया मैंने जानते बूझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली थी, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेहरी थी। दुनिया की मैं नेमत मेरे सारे मान हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन आज नामी और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। मैं ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। पारसी का मुल्क, संस्कृत पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठे क्यों बने, लेकिन रूप भी मुझको मिला था इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ें की जरूरत हो सकती है वह मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल कि मुझे कभी सरदर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिलफिरुबिया और पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन जिक्र की तकलीफ है और क्या मजे की जिंदगी थी। आह, यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी प्रत्याणी स्त्री और 2 गुलाब के फूल बच्चे। इंसान के लिए जिन खुशियों का आरजुओं, हौसले और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, वह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पवित्र स्त्री का नाम जनाब पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं, मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बहिश्ती नेमतों की कद्र न की थी। औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्फ जवाब भी नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुंवार की बरखा थी, 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कदर न की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा की। जब मैं 2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। ज़बान पर नहीं आ सकता था, वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंधों में खिंचाव या बदनजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदनगियों के मुकाबले में उसे जलन और रोना ज़्यादा पसंद था। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना चाहती। काश वह इतनी सीधी न होती। काश वह अपने मन के भाव को छिपाने में इतनी कुशल न होती। काश वह इतनी मक्कार न होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी और उसकी मक्कारी आत्म बलिदानी। रोज एक मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए अंध वाटिकाओं में पहुंचा और संगमरमर के फौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह उस पर उठी तो मैंने एक औरत का बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास न थी। उसमें मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने लगी गई, गोया उसके कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे वह उसकी सरलता ही क्यों न रही हो, मेरी वासना को अभी भी उद्भिद कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात न थी। कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा। मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेलों की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस
तिठाई का नतीजा यह हुआ कि वह मालिनी की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी न निकलते। जोगिया धारण करने की ये तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज जाता और नए नए रूप धरक जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे आवाचलता से वंचित भी कर रखा था। मैं रोज जाता और रोज लौट जाता, प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहले से झिझक रही शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने न होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी ले गया। जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाले फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाग की तरफ झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं चढ़े हिलाता बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और मुझे जोर जोर से 3 डंडे लगाए। मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा और सहमी हुई औरत का हाथ पकड़ा और बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, यह कितना बड़ा बदमाश है। अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इससे काटता तो नहीं लिया? फूलमती ने चादर से सर को ढकते हुए कहा, तुम न जाते तो वह मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन में पैर में पैर रहे थे। मेरा कलेजा तीर लक्ष्य बैठा। खामोशी की मोहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में दरार हो जाने की देर भी थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। जैसे जैसे जाल फैलाए और जैसे जैसे स्वांग रचे वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते थे। और यह सब क्यों न मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा सी दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे हुए शरीर और भोलेपन पर रिझ कर। यूं मैं बहुत नीच और प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला न था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियाँ बनाई है वह सब वहाँ दिखाई देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धसी हुई आंखें और फूले हुए गालों को मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी न गुजर पाया कि मैंने उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था, लेकिन दिल जो जो घर से उचकता था जाता, त्यों त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर आ जाती तो शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। मैं अब कपड़े नहीं है, लेकिन मुझे इतना न होता कि पूछ लो। सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव जवाब न आ जाए। यहाँ तक कि मैंने किस्मती की जरूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर ली थी। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई। रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सहोलों की श्रृंगार किए मेरी सुनहरी रूपवती भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी, बल्कि क्यों कहो कि अपनी चुटकियों से मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उसमें धूशोधी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराज साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर सवार आ गए। पहुंचे देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और
आदाब बजा लाया और बेचारे फूलमती महाराज साहब को पहचानती थी, लेकिन उससे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराज साहब चले तो भोज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला गया, जिधर फूलमती छिपी हुई थी, थर-थर काँप रही थी। महाराज साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं भी, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, हाँ, इसी बाग के मालिक की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धसी जाती थी। महाराज साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है, मैं इसका क्या जवाब देता। इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पांग संभालता, हाथ में कुदाल लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों की मिलाकर महाराज जी को प्रणाम किया। और महाराज ने जरा तेज लहजे में पूछा, यह मेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए और कांपता हुआ बोला, हुजूर महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दर्जन। हुजूर 5 रुपये। महाराज, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही हुई? दर्जन। हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोर करता है या डाका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की जो सिंघी बंध गई और मेरी यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी श्यामत सर सवार है, वह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराज साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फुट फुट कर रोने लगा। जब जरा आवाज सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे ने सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए, यह सब मेरे बूढ़े नसीबों का फेर है। धर्मावतार नौकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहूँ मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, उसको सब तरह से समझा बुझा कर हार गया हूँ, लेकिन मेरी बात न सुनती। नहीं तो क्या करूँ हुजूर, माए बाप है, आपसे क्या पर्दा करूँ? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ, दिन बंधु सब जानते हैं। महाराज साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुकाकर कहा, हुजूर साहब, वह कौन आदमी है, तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज जब मैं पूछे बता दूंगा, सांच को आँच क्या? मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराज साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इन मनहूस वाक़ये ने एक हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार में लौटा तो मुझे अपने घर में एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। देखकर मैं ठिठका और उसे चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कटुयंतियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांटकर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बुलाई ली और बोले, बेटा नाराज न हो, गरीब भिखारी हूँ, मालकिन का सुहाग भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से को पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, यह कौन औरत थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, यह क्या जानूं, कोई भिखारनी थी। भिखारनी की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती, यह तो मुझसे उठने से नजर आती है। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपने साफ दिली का सबूत दे उससे सिर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़ी बैठी थी, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वह
जितना जवाब से कहती है उससे ज़्यादा उसके दिल में है। था आरोप लगाने की कला में वह अभी भी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चतुर्थी की थाड़ किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थर्रा रहे थे। मैंने झटपट उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना का सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारे ढंग बतलाते है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह मैं अपनी बीवी से इस तरह से बातें करूँ उसकी और मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है। इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोक कर बोली, मेरा कसूर माफ दो। मैंने गजर कर कहा, वह कौन सा कसूर? जो इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ न रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही इस जिंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर से जुर्म किए। तुम्हें मैंने किस तरह झेला, अब सब कुछ झेलने की तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूंगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन उस भूल के यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह करो। मेरा औरत से बातें में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयान कर दिया है। मैं समझती थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझे यह भूल करवाई, और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरे आंखों पर। इंदुमती ने घर का जो हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही और घर की ज़रूरतों की फिक्र न रखना, अपनी बेवकूफ़ी का क्या कहूँ। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी। तुम्हें शायद मालूम नहीं, इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपये के जेवर बिक गए। ना मालूम क्यों उससे यह सब कह गए। जब इंसान का दिल जलता है तो जवाब तक उसी आँच आ जाती है, मगर उस मुझे जो कुछ खाता हुई उसे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र न हुआ। मुझे तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारनी औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुबहे क्यों होते। सिर पर हाथ रखकर बैठा गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन जो ही दफ्तर पहुंचा, चौकीदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले ही किए बैठा था। खूब समझा गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबरी जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तबलीगी हुई और खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल में किसी तरह संभालते जो कि उस सर पर पड़ेगी, देखा जाएगा। अभी मैं क्यों जानू दूँ। मैं महाराज जी की खिदमत में पहुंचा और हर वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर उधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखागिद हुए और उसके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है। हमारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई है, इस बात के लिए मजबूर करती है कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वकीसदार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवा की है और उन्हीं के सिले में यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसीलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सके। शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, न कि इसीलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा ऐशपत्ती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात का
बहुत तकलीफ होती है कि तुम अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकदारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसीलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकदारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया। लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदारी है। तुम्हारा नाम रियासत के मालिकों की फहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा। बस जाओ और मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। और मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। मैंने धैर्यपूर्वक अपने किस्मत का फैसला सुना और घर की तरफ चला, लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक ख्याल आया कि किसके घर जा रहे हो, तुम्हारा घर अब कहाँ है। एक कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था वह दूसरों का आसीन बनकर मुझे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोड़ी न हुई थी कि मैं पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बाद फैसले की हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा और दूसरों की सुखी हमदर्दियाँ सुनानी पड़ेगी जिनके पर्दे में खुशी झलकती है होगी। एक बार सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण यह सब दुर्गत हो रहा है। उसने तो मिली ही लूंग। अगर दिल ने रोका, क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझसे हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज्यादा कीमती चीज है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या दक्षिण आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन या क्षणित आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन उसके लेकर कहाँ जाऊँ। पाँव में बेड़िया डालकर चलना तो और भी मुश्किल है। सोच विचार कर मैंने बम्बई की राह ली और अब 2 से अधिक मील नौकर हूँ और तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि जो त्यो जिंदगी का सिलसिला चलता रहे। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था और फूलमती ने एक बार रईस के रूप का सौदा कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेन जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीने तक मेरे पति निशान के बारे में अखबारों में इश्तेहार छपते रहे, लेकिन यह सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊँ और यह काली लगा मुंह किसको दिखाऊं। अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रोककर काटूं। और हंसकर मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र न की जिन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है। आज मुझे यह दिन देखना पड़ा और मैं परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची।